अशरफ रफ़ी साहबा, प्रोफेसर शुक्र साहब, मोहतरमा क़मर जमाली साहबा, अब्दुल रहीम खान साहब, मेरी साथी बीबी रज़ा, अजीज़ी जाबिर हमारे शोबे उर्दू के स्कॉलर हैं, और आज के इस इजलास के नाज़िम महबूब खान साहब। सबसे पहले तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं गालिब एकेडमी के तमाम अरकान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये जो प्रोग्राम का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है तहरीरी जलसों का, ये बेहद अच्छा कदम है। यकीनी बात है कि जो हमारे सीनियर अदीब व शायर हैं वो उनकी जो खिदमत रही हैं उसके मुताल्लिक़ ख़ारी, हम जैसे ख़ारी क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये इस तरह के प्रोग्राम्स में जब सुनने को मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरे आज के इस मज़मून का उन्वान जैसा कि बताया गया, क़मर जमाली फ़िक्र व फ़न के आईने में। वैसे तो क़मर जमाली साहबा से बेइंतहा बेकरार मोहब्बत है। अगर ज़बानी बोलना शुरू कर दूँ तो मैं ये सोची कि बहुत ज़्यादा वक्त ले लूँगी, तो किसी तरह कोशिश की कि कुछ इस मौजू के मुताल्लिक़ लिख सकूँ। सूरज की एक किरण हो, क़मर का जमाल हो, जाने फसाना अहले नज़र बाकमाल हो, इंसान के दिल की नब्ज़ तुम्हारे कलम में है, शोहरत तुम्हारे फ़न की हो और लाजवाल हो। डॉक्टर बानो ताहिरा सईद ने क़मर जमाली के पहले अफ़सानवी मजमूए शबी की 1989 यानी 1989 में इशाअत के मौके पर मज़कूरा तौसीफ़ी और दुआइया कलमात से उन्हें नवाजा था। वाक़या यह है कि इन गुज़रे बरसों में क़मर जमाली ने न सिर्फ अपने कमाल फ़न से फ़िक्शन की जमालियात में गुना इजाफ़ा किया, बल्कि उर्दू दुनिया में क़मर बनकर अपने फ़िक्र व ख़याल की रोशनी चार सू बिखेरती रही हैं। क़मर जमाली की असल शनाख्त यूँ तो अफ़साना निगार की है, लेकिन उनके क़लम की जुलानियाँ नावल, ड्रामे, सफ़रनामे, रिपोर्टाज निगारी, तबसरे, तहक़ीक़ी और तनक़ीदी और तारुफ़ी मज़ामीन में भी बिखरी हुई नज़र आती हैं। उनकी जुमला तसानीफ़ में 5 अफ़सानवी मजमूए शबी, सबूचा, सफ़ात, ज़ुहाब, सहरा बकफ़ और एक नावल आतिशदान, ड्रामों का मजमुआ संगरेज़े, 2 मज़ामीन और तबसरों के मजमूए इनेकास और नवाए अदब शामिल हैं। क़मर जमाली की ये क़लमी काविशें उर्दू अदब का सरमाया करार दी जा सकती हैं। उनकी तहरीरें सिर्फ उर्दू ज़बान तक ही महदूद नहीं रह गईं, बल्कि उनके अफ़सानों का तर्जुमा इंग्लिश, हिंदी, उड़िया और पंजाबी ज़बानों में भी हुआ है, जबकि उनका नावल आतिशदान हिंदी में तर्जुमा होकर शाया हो गया है। क़मर जमाली की सहाफ़ती खिदमत भी काबिल ज़िक्र रही। उन्होंने तकरीबन 5 वर्षों तक अपनी इदारत में हैदराबाद से 6 माही तनाज़ुर शाया किया। ये रिसाला पहले बलराज वर्मा की इदारत में दिल्ली से शाया हुआ करता था, लेकिन किसी नागुज़ीर वजह की बिना पर बलराज वर्मा उस रिसाले को दिल्ली से जारी नहीं रख पाए और ये जिम्मेदारी उन्होंने क़मर जमाली साहबा को सौंपी थी, जिसे उन्होंने बेहद खुशउस्लूबी से निभाया। इसके अलावा हैदराबाद से शाया होने वाले रोज़नामा हमारा अवाम के अदबी सफ़े की मुदीर की हैसियत से भी वो कई बरसों तक अपनी सहाफ़ती खिदमत अंजाम देती रही हैं। क़मर जमाली चूँकि इंसानियत की परस्तार, बेदार ज़हन खातून और एक हिस्सास फ़नकारा हैं, इसीलिए समाज की नाहमवारियों की निशानदही और दुरुस्तगी के लिए सिर्फ कलम से ही काम नहीं लेती, बल्कि अमली तौर पर भी हिस्सेदार बनती रहती हैं। यही वजह है कि वो कौमी और रियासती सतह की कई एक इल्मी, अदबी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं और अपनी खिदमत से अपने मकासद की तकमील करते रहती हैं। उनका जिस्म और ताकत अगरचे के नातवा होने की सरगोशी करने लगे हैं,
लेकिन आज भी उनकी अदब नवाजी, इंसान दोस्ती और इंसानियत की तड़प बड़ी तवाना नज़र आती है, जो हमेशा उन्हें मुतहर्रिक रखती है। क़मर ज़मानी की इन्हीं उर्दू खिदमात को अकाबरी ने, इल्म व अदब ने खूब सराहा है और उन्हें रियासती व कौमी सतह के बावक़ार एज़ाज़ात और बेशुमार इनामात से नवाजा है, जिनकी तफसील मैंने लिखी है, उसको छोड़ रही हूँ। अहलियान दतन को जिन बासलाहियत ख़वातीन पर फ़ख्र हासिल है, उनमें क़मर ज़मानी एक नुमाया नाम है। क़मर ज़मानी ने इल्म व अदब की इसी सरज़मीन यानी शहर हैदराबाद में आँख खोली। अपने वालिद मौलवी मोहम्मद जमान शरीफ और वालदा अफजल बीबी की शफ़क़त और प्यार के साए तले इस कायनात रंगोबू को हैरानी से देखते हुए अभी 15 बरस ही पूरे किए थे कि उनके वालिद इस दार फ़ानी से चल बसे। क़मर ज़मानी के मासूम कंधों पर ज़ईफ़ दादी, माँ और 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारियाँ पड़ी। फिर क़मर ज़मानी ने अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़कर तमाम तर हैरतों को पसे पुश्त डाला और ज़िंदगी के मुख्तलिफ नौ चैलेंजेस से आंखें मिलाना, नेज़ उनकी नाहमवार राहों पर मजबूत कदमी से चलने का हुनर भी सीख लिया। अपनी हम उम्र लड़कियों को इल्म सिखाते हुए घर की तमाम तर ज़रूरियात की तकमील के साथ साथ अपनी और अपनी बहनों की तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। मुसलसल मेहनत यूँ रंग लाई कि तीनों बहनों ने ग्रेजुएशन की तकमील कर ली। खुद क़मर ज़मानी ने अपने ग्रेजुएशन की तकमील के बाद मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिमत भी आजमाई। मिलाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता हो गई और सख्त मेहनत, ईमानदारी और जानफशानी से आगे बढ़ते हुए तहसीलदार के ओहदे पर फायज हो गई। इस दरमियान घर की तमाम तर जिम्मेदारियों को बड़ी खुश उसलूबी से निभाती रही। रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में इंतहाई अहम ओहदे पर खिदमात अंजाम देकर 2008 में सुबुकदोश हो गई। अपने शोबे में वो एक ईमानदार ऑफिसर की हैसियत से पहचानी जाती थी। हालांकि ईमानदारी, शफ़ाफ़ियत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट तीनों के दरमियान ताल्लुक़ उमूमन शक के दायरे में होता है, लेकिन क़मर ज़मानी ने अपनी सख्त मेहनत और शफ़ाफ़ कारकर्दगी से ये मुमकिन कर दिखाया कि अज़्म हौसला अगर साथ हो तो तमाम गैर कानूनी सरगर्मियाँ और गलबे वाली ताकतों को ज़ेर किया जा सकता है और ये एक औरत बेहद बहादुरी से कर सकती है। उनकी दिलेराना और माहिराना इंतज़ामी सलाहियतों के एवज़ हुकूमत आंध्र प्रदेश ने उन्हें बेहतरीन खातून रेवेन्यू ऑफिसर का अवार्ड भी अता किया। खालिक़े कायनात ने क़मर ज़मानी के नसीब में अगरचे कि कड़ी धूप का सफ़र लिखा था, लेकिन वही महमूद हामिद जैसी पुरखुलूस शख्सियत को हम सफ़र भी बनाया था। महमूद हामिद भी बेहतरीन अफसाना निगार थे। उनके 2 अफसानवी मजमूए मंजर आम पर आए और बेहद मकबूल भी हुए थे। दोनों एक दूसरे की अदबी तख्लीक़ात के पहले ख़ारी और नाक़िद भी थे। उनके मुताला क़मर ज़मानी के ये अल्फाज मुलाहिज़ा कीजिए। वो लिखती हैं, एक ही छत के नीचे 2 अफसाना निगार महव सफ़र हैं, एक दरूने ज़ात का मुसाफिर तो दूसरा कायनात में फैले मंजर का राही। दोनों अपनी अपनी राहों पर डटे हुए हैं, कोई एक दूसरे के सफ़र या हज़र में मुखल नहीं होता। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के पहले ख़ारी और पहले नाक़िद भी हैं। कोटेशन ख़त्म। क़मर ज़मानी और महमूद हामिद साहब ने मिलकर अपने प्यार भरे गुलशन को खूब सेंचा। कुदरत ने उन्हें 3 बेटियों से नवाजा, जिनकी आला तालीम और बेहतरीन तरबियत के बाद मुनासिब रिश्तों में बांधकर उन्होंने अहम फ़राइज़ की तकमील भी कर दी। लेकिन कुदरत ने कहानी को उस वक्त फिर एक नया मोड़ दिया जब महमूद हामिद साहब को 29 जुलाई 2017 को क़मर ज़मानी का साथ छोड़ना पड़ा और दायमी मंजिल की तरफ लौटना पड़ा। ज़िंदगी के सफ़र में मिलने वाले दुख, दर्द, रंज और गम को अपने साथ लिए वो अदबी सफ़र पर भी गामज़न रही हैं। जैसा कि परवीन शाकिर ने कहा था, किसे खबर है
کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، اسے خبر ہے کہ کیا رنج و غم اٹھاتے ہیں، تراش کر جو زباں کو قلم بناتے ہیں۔ قمر جمالی دراصل ایک ایسی ہی قلمکار ہیں جو برسوں سے غم ذات و کائنات کو اپنی فکر و خیال کا حصہ بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس درد کو جھیل بھی رہی ہیں اور اپنے احساسات کو لفظوں کا پیرہن دے کر تحریروں میں ڈھال بھی رہی ہیں۔ قمر جمالی کی قلمی کائنات موضوعات و اصناف کے تنوع اور فکر و نظر کے اعتبار سے کافی وسیع اور ہمہ جہت ہے، لیکن ان کی فکر و فن کی اساس صرف اور صرف محبت و خلوص اور انسانیت ہی ہے۔ وہی جذبہ محبت ان کی شخصیت کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے اور ان کی ادبی نگارشات کا محرک بن کر تمام صفحات پر بکھرا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ جیسا کہ وہ خود لکھتی ہیں، کوئی بھی تخلیق محبت کے جذبات سے عاری ہو کر فن پارا نہیں بن سکتی۔ تخلیق تو محبت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ اس کائنات کی اساس ہی محبت ہے، وجہ تخلیق کائنات خود محبت ہے، انسان سے انسان کا ٹکراؤ محبت ہے، اور جب تک محبت کا یہ فسون سر چڑھ کر جنون نہیں بنتا، تخلیق ناممکن ہے۔ اقتباس ختم۔ دراصل یہی انسان دوستی، محبت و خلوص کی فکر قمر جمالی کے تصور اور تخیل کو متحرک رکھتی ہے اور بلند پروازی عطا کرتی ہے۔ وہ قومی و بین الاقوامی سطح کے سیاسی، سماجی اور ثقافتی بحران کے انسانی زندگی پر اثرات کا مشاہدہ بڑی ہی گہرائی سے کرتی ہیں۔ ان کی تصانیف میں طبقاتی سماج کی پیچیدگیاں، کمزور افراد کے استحصال کی مختلف صورتیں، پامال ہوتی انسانیت و انسانی اقدار، معاشرتی زندگی کی پیچیدگیاں، سینکڑوں افراد کی نجی زندگیوں کے مدوجزر بہت ہی خوبصورتی سے سمٹ آئے ہیں، جن کے مطالعہ سے موصوفہ کی فکر و تخیل کی اونچی اڑان اور مشاہدے کی گہرائی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یوں تو انسانی زندگی سے جڑے واقعات اور عصری مسائل ان کی کہانیوں کا حصہ ہیں، لیکن ان کی نظر و فکر عورت کے وجود کے مکمل اسباب سے بھی وابستہ ہے۔ ان کی تحریروں میں بالخصوص افسانوں میں فرد و سماج کی کشمکش، عصری آگہی کے ساتھ ساتھ نسائی حیثیت کی چھوٹی بڑی لہروں کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اقتباسات چھوڑتی ہوں، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قمر جمالی نے کشمکش حیات اور داخلی احساسات کو قلم کی نظر کرنے میں برسوں سے اپنا خون جگر صرف کیا ہے اور انسانی رشتوں سے جڑی کہانیوں کو بڑی ہی فنکاری کے ساتھ سماج کے روبرو کیا ہے۔ اس فنکاری کے لیے خون جگر کیوں لازم ہے؟ قمر جمالی کی زبانی ہی ملاحظہ کیجیے۔ لکھتی ہیں، کہانی کہنا اور کہانی سننا ایک فطری عمل ہے، مگر اسے محفوظ کرنا ایک ہنر ہے۔ کسی بھی واقعے کو کہانی کا روپ دینا، پھر اس حقیقت کو افسانوی اجمال عطا کرنا خون جگر مانگتا ہے۔ اقتباس ختم۔ قمر جمالی اس خون جگر کی نمو بالواسطہ طور پر غم حیات و کائنات سے کرتی ہیں، جسے انہوں نے اپنے اندر ایک آتش داں کی طرح جلا رکھا ہے۔ اس سے اٹھتے شعلوں اور چنگاریوں کی روشنی میں وہ کار جہاں کی پیچیدگیوں کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر اپنے تجربات، مشاہدات اور احساسات کو اسی آگ میں جلا کر کندن بناتی ہیں اور صفحہ خطاط پر بکھیرتی رہتی ہیں۔ دراصل قمر جمالی تصوراتی کہانی کار نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت پسند قلمکار ہیں جو زندگی کی اریاں حقائق کو فنکاری کے ساتھ ادب میں پیش کرنے کا ہنر خوب جانتی ہیں۔ ان کی تحریروں میں ترقی پسند تحریک کے نظریات کا عکس واضح طور پر نظر آتا ہے۔ انہوں نے 1969 میں افسانہ فاصلے مٹ گئے کے ساتھ باقاعدہ اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا۔ یہ افسانہ رسالہ 20ویں صدی کی زینت بنا تھا۔
उस अफसाने की इशाअत पर अदबी हलकों में उन्हें बड़ी पज़ीराई मिली, जिससे उनके हौसले बढ़ते गए, जबकि हैदराबाद का इल्मी और अदबी माहौल भी उनकी फ़िक्र को महमीज़ करने और फ़नी महारत के हुसूल में हमेशा मुआविन रहा। मैदान अदब में बड़े एतमाद और सुबह खरामी से चलते हुए वो फ़िक्शन की ऊंची मंजिल तक जा पहुंची और अपना एक मुनफरिद और मुमताज़ मकाम बना लिया। बिलउमूम ये ख्याल किया जाता है कि फ़िक्शन निगार ख़वातीन सिर्फ घर आंगन और औरत और मर्द के रिश्तों की कहानियाँ ही रकम करती हैं, जबकि इस आम ख्याल की तरदीद में ख़मर जमाली की तख्लीक़ात को रखा जा सकता है। ख़मर जमाली का सियासी और समाजी शऊर काफ़ी पुख्ता और विजन बहुत वसी है। बदलते सियासी और समाजी हालात में उभरने वाले इंसानी मसाइल, सखाफती जबर व इंतशार, इक़्तिदार की पामाली और रिश्तों की शिकस्त और रेख्त जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के कई एक रंग उनकी तहरीरों में बिखरे नज़र आते हैं। मौजू खा कोई हो, ख़मर जमाली उसे अपने तख़य्युल की मदद से कुछ इस तरह से अहम और मुतासिरकुन बना देती हैं कि आम से वाक़यात या कहानियाँ बेहतरीन उसलूब में ढल कर अदबी फ़नकारी का नमूना बन जाते हैं। ख़मर जमाली फ़िक्शन के फ़न का एक वाज़ेह तस्वुर रखती हैं और उसकी मुबादियात से खूब वाकिफ़ हैं। जैसा कि वो लिखती हैं, एक इक़्तिबास, दरअसल फ़न की तकमील और सदाकत के लिए जामियत एक नागुज़ीर शर्त है। यहाँ जामियत का मतलब वाक़यात, हरकत और हादिसात के अलावा भी कुछ और है। गौर करने वाली बात है। अगर ये ना हो तो सारा वाक़या आर्ट की हुदूद से बाहर हो जाएगा और महज एक और तारीख़ बन जाएगा। फ़नी सदाकत के लिए तख़य्युल शर्त है ताकि गैर महसूस चीज़ों को मंतकी सतह तक लाया जा सके, मगर तख़य्युल की डोर इतनी ढीली भी ना हो कि जिस नुक्ते की अक्कासी करना मकसूद है वो महज एक कलिशा बनकर रह जाए। इक़्तिबास ख़त्म। इस इक़्तिबास से मोहतरमा की फ़न अफ़साना निगारी या फ़िक्शन के मुताल्लिक़ जो मालूमात है या फ़हम है उसको हम बखूबी समझ सकते हैं। इंसानी जज्बात और एहसासात और नफ्सियात की बेहतरीन तर्जुमानी और मौज़ू बामानी अल्फाज का इस्तेमाल दरअसल ख़मर जमाली की तहरीरों की ख़ुसूसियात हैं। इसके मुताल्लिक़ अभी बीबी रज़ा ने भी कहा, मुख्तसर जुमले या कभी कभी एक या एक से ज़ायद अल्फाज के साथ तहरीर की इब्तिदा होती है या उसी तर्ज में अफसाने का ताना बाना बुनती चली जाती है और बैन सतूर में बरसों के वाक़यात और तारीख़ के साथ साथ ज़िंदगी का बेहद अहम फ़लसफ़ा बयान कर जाती हैं। बिलख़ुसूस उनके बीशतर अफसानों की शुरुआत ऐसे अल्फाज से होती है जिसमें तजस्सुस और तहय्युल की एक बड़ी दुनिया आबाद नज़र आती है। यही तजस्सुस की ज़ेरी लहर ख़ारी की दिलचस्पी को अफसाने की इब्तिदा से लेकर इख्तिताम तक बांधे रखती है। जैसा कि एक मिसाल मैं भी यहाँ पेश करूँगी। अफसाना सफ़र है शर्त, इंतहाई अहम और बहुत अच्छा अफसाना है। उसकी 2-4 लाइन यहाँ इब्तिदा की गई है, गौर कीजिएगा। सफ़र है शर्त मगर, उसी अगर मगर के बीच सारी कायनात का रम्ज़ पोशीदा है। ज़िंदगी एक मुसलसिल सफ़र ही तो है, मंजिल दर मंजिल। इंसान लाशऊरी तौर पर जाने कितनी ऐसी मंजिलों पर सफ़र करता है और किसी पड़ाव पर पहुंचकर उसे अपनी मंजिल समझ बैठता है, मगर पीछे मुड़कर देखता है तो एहसास होता है कि एक और मंजिल मुतकाज़ी सफ़र है। छोड़ती हूँ कुछ इससे। ख़मर जमाली जिस तरह अफसाना लिखने की टेक्निक जानती हैं, उसी तरह अफसाना सुनाने के फ़न से भी खूब वाकिफ़ हैं। जब कभी किसी महफिल में अपनी खनकती आवाज़ और लहजे के उतार चढ़ाव के साथ बावकार अंदाज में अफसाना सुनाती हैं तो ख़ुद किरदार में ढलती चली जाती हैं और सामईन को भी उसी अफसाने का हिस्सा बना देती हैं। ख़मर जमाली की तहरीरों में किरदार खा मर्द हो कि औरत नामसाइल हालात के आगे खुद सुपुर्दगी इख्तियार नहीं करते, बल्कि ज़िंदगी से जूझते हैं और अपने लिए बेहतर राहें खुद तलाश करते हैं। उनके अफसानों के निस्वानी किरदार क़ुव्वत इरादी के मालिक,
बाशऊर और बाख्तियार नज़र आते हैं। उनके अफसानों की औरत खुद को कायनात की कमज़ोर सिन्फ मानने से इनकार करती है, बल्कि वो अपने पूरे वक़ार के साथ नामुसायद हालात से निब्रत आज़मा होती नज़र आती है और अपने वजूद की मुकम्मल शनाख्त और तशख़्ख़ुस को मनवाने के लिए उठ खड़ी हो जाती है। इसकी एक झलक मैं यहाँ ज़रूर पेश करना चाहूँगी। क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, जो चाहे रूप दे दिया, चाहे जिस नाम से जहाँ चाहा खड़ा कर दिया, चाहे रंडी बाजार में कभी सीता, कभी सावित्री, कभी धनिया, कभी लाजवंती, जब चाहा, जहाँ चाहा, जैसे चाहा, कभी महलों में, कभी फुटपाथ पर, कभी देवी, कभी देवदार, चुड़ैल, भूतनी। क्यों? कि यही मेरा मुक़द्दर है, कुर्बानी मेरा मसला, ईसार मेरा शुआर और औरों के दर्द को अपने सीने में छुपा लेना मेरा मकसद। तुम भी अपनी पेशरुओं की तरह वही करोगी, मगर अब नहीं, बहुत हो चुका। अब मैं किसी की वजह से नहीं, बल्कि खुद किसी की शनाख्त की वजह बनूंगी। अफसाना खत कशीदा से। क़मर जमाली की ज़िंदगी के चंद औरात और उनकी तसानीफ के मुताले और तज्ज़िये से महसूस होता है कि दरअसल इनमें कहीं न कहीं खुद क़मर जमाली बसती है। वो क़मर जमाली जिनमें खुद एतमादी है, जो बाशऊर है, जिन्होंने खुद अपनी सलाहियतों को खोज निकाला है, वो जिन्होंने अपनी शनाख्त बनाने और अपने तशख़्ख़ुस को पाने के लिए संगलाख ज़मीनों पर सफ़र किया है, नामुसायद हालात के अलावा समाज की कचदारियों और सितम रेजियों का बड़े हौसले से मुकाबला किया। वो कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी फ़िक्र और फ़न को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि आज वो अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ उर्दू फिक्शन का एक नुमाया नाम बन गई हैं। क़मर जमाली ने अपने पहले अफ़सानवी मजमूए शबी के इब्तिदाई वर्क पर एक शेर लिखा था, न पूछो कौन हूँ, क्या नाम है और किसकी बेटी हूँ। न पूछो कौन हूँ, क्या नाम है और किसकी बेटी हूँ। मैं उकसाहट हूँ तख्लीक़ जहाँ की बस एक औरत हूँ। यही तख्लीक़ जहाँ की उकसाहट, बस एक औरत जब जब अपने वजूद की अहमियत को जान लेती है और समाज में अपने मकाम मर्तबे को मनवा लेती है, तो फिर वो